नमस्कार साथियों, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम लोग मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर करना है, तो मैं आपको यहाँ पर सुझाव दूंगा कि आप 2024 के मैथमेटिक्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए। तो यकीन मानिए कि आपका यहाँ पर कंपार्टमेंट दोबारा से नहीं लगेगा। बहुत से छात्रों का मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट लग जाता है। वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, ताकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा। तो यकीन मानो आप सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आप उसी के बेस पे पढ़ाई करेंगे। बच्चे क्वेश्चन पेपर देखते हैं नहीं और अंधाधुंध पढ़ाई करते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। आज हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स 2024 का सॉल्व करेंगे, जो कि आपका सेट 1 है। यहाँ पर आप पेपर कोड देखेंगे 31(1) और यहाँ पर 31(1)(2) और 31(3). ये आपके जो पेपर कोड होते हैं सेम होते हैं। इसमें खाली जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानो आपका ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पर 31(1) प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे कि आपको कैसे सॉल्व करना है। विद इन अच्छे टाइम में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आज अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यकीन मानो आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर क्वेश्चन सारे के सारे सेम रहते हैं। आपको हम मैथमेटिक्स के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। इसलिए आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको सैम्पल पेपर भी यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी सैम्पल पेपर देखें, ताकि यहाँ पर आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट ना लगे। तो आप लोग तैयारी जमकर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा 2024 की बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आप लोगों को अपना ये कोड देख लेना है। बिल्कुल ये सेम ओरिजिनल पेपर है 31(1) ये आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का है। यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम मार्किंग है वो 80 नंबर की है और आप लोगों को टाइमिंग 3 घंटे का दिया जाएगा। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आप अगर हिंदी से सीबीएसई बोर्ड कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड से कर रहे हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो छात्र हिंदी में हैं तो वो हिंदी में क्वेश्चन को देख लेंगे। मैं साथ साथ में हिंदी भी बोलता जाऊंगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के समक्ष यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पर सेक्शन ए है आप सभी का। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें आपको 20 MCQ आते हैं। कितने आते हैं? 20 MCQ आते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर 20 MCQ करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द सम ऑफ जीरोज द पॉलिनोमियल px बराबर 2x² माइनस के √2x+1 इज √2 देन द वैल्यू ऑफ k। तब आपसे यहाँ पर k की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप एक इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है उस इक्वेशन का एक जो रूट है हमारा √2 है, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर द सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है। तो द सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है? द सम ऑफ जीरोज फार्मूला हमारा क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। क्या होता है? माइनस के द कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस का कोफिशिएंट x करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? k√2 अपॉन में 2। तो ये आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक रूट दिया गया है √2। जब यहाँ पर कह रहा है कि जो इसका जीरोस है वो √2 है, तो इस वाले इक्वेशन को ये पूरा
यहाँ पर इक्वेशन की वैल्यू को 0 देगा। तो आपको करना का जहाँ जहाँ पे यक्स रखा है वहाँ पर आपको √2 प्लेस कर देना है। तो 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस के √2 ऐसे करना है, +1 बराबर में आपको 0 रख देना है। क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल का ये हमारा जीरोज है, तो ये इक्वेशन की वैल्यू को पूरा मतलब कि इसको 0 के बराबर कर देगा। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो के की वैल्यू निकल के आएगी वो 2 के की वैल्यू निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 2। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी के की वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इतनी है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग द गेम सेम गेम इज। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक खेल है, उसके जीतने की जो प्रायिकता है यहाँ पर आपको 0.79 है, तो उसी गेम के हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको सभी पता है किसी जो इंसिडेंट के होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर आपके होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम है आपको दिया गया है 0.79, और आपके ना होने का पूछ रहा है। अगर आप हार जाएंगे या यहाँ पर कह रहा है जीतने की आपकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, विनिंग प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो यहाँ पर आपसे लूजिंग प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, लूजिंग प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये से करना है, इसको आप यहाँ पर 1 में से माइनस कर देना। 0.79 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल आएगा 0.21, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0, तो a डज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक आपको जो इक्वेशन है ax² + bx + c, यहाँ पर कह रहे हैं जो इसके जीरोज हैं, जो रूट हैं, वो रियल एंड इक्वल हैं। क्या है? रियल एंड इक्वल हैं। तो आपको सभी को पता है जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? b² - के 4ac होती है। कितनी होती है? b² - के 4ac इक्वल टू 0 होती है। आपको सभी को पता है। तो आपको करना क्या है? b² - के 4ac इक्वल टू 0। तो देखो ये समीकरण जहाँ पर आपका इक्वेशन ये बन रहा होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इक्वेशन कहाँ पे बन रहा है? ये इक्वेशन यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac बराबर b², और b² को लाएंगे माइनस में 4ac, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा b² - के 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेस का क्वेश्चन है, तो आपको इसको चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको सबसे पहला टर्म दिया गया है और आपको यानी कि nth टर्म भी आपको दिया गया है 84, और आपको द सम ऑफ nth टर्म अब दिया गया है 2093/2 दिया गया है। तो यहाँ से आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको nth टर्म का फार्मूला पता होगा, 1 - 1 इंटू टी, कितना दिया गया? 84। यहाँ पर आपको a की वैल्यू दी गई तो आप यहाँ पर a की वैल्यू पुटअप कर देनी है, 1 - के इंटू डी 84। यहाँ से आपको 7 से माइनस कर देना है, तो n - के 1 इंटू में डी। जब 7 माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 77 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 77। 1 n - के 1 इंटू में डी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 77। अब आपको करना क्या है? द सम ऑफ n टर्म का सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - के 1 इंटू में d ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दी गई है 2093/2, और यहाँ पर n/2 आपको ये दिया गया है, और आपको a की वैल्यू दी गई तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14, और आपको इसकी वैल्यू तो पता है कितनी थी? 77 थी। अब आपको 2 से 2 काट देना है, इसको आपको ऐड कर देना है, ये आपका ऐड जाएगा डिवाइड में, इसको आपको जोड़ लेना है।
तो 7 4 7 4 7 4 11 और 11 7 8 9 की 93 कितना हो जाएगा 90 7 4 91 कितना हो जाएगा 91। जब 91 हो जाएगा तो ये हमारा अपॉन में जाएगा और यहाँ पर आपको करना क्या है, फिर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा यानी कि 2093 यानी कि n बराबर यहाँ कितना मेरा आया था 14 और 70 था यहाँ पर, तो 7 4 11 7 8 यानी 91 था। 91 हमारा चला जाएगा अपॉन में। जब आप इसको काटेंगे तो ये आपका पूरा पूरा अप्रॉक्सीमेट 23 टाइम्स बार कट जाएगा। तो आपकी जो n की वैल्यू है वो 23 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 23। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ द पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल टू यहाँ पर दिया गया 18 a स्क्वायर b की पावर 4 एंड q इक्वल टू दिया गया है 0 b की पावर 2। यहाँ पर आपको पूछा गया था एलसीएम ऑफ p एंड q। तो एलसीएम क्या होता है, जिसकी आपको यहाँ पर हाईएस्ट पावर लिखनी है, जो आपकी हाईएस्ट पावर हो वही आपका एलसीएम यहाँ पर बन जाता है। तो p की वैल्यू यहाँ पर कितनी 18 a स्क्वायर b की पावर 4, q की वैल्यू कितनी है 20 a क्यूब b क्यूब। सबसे पहले आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो करना क्या एलसीएम में, आपको एलसीएम 18 और 20 का एलसीएम निकाल लेना, फिर आपको इतने का एलसीएम निकाल लेना। तो 18 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपको 180 आएगा। इसके बाद इसमें जो आपकी पावर बड़ी हो वही आपको b की पावर सबसे बड़ी है b की पावर 4 और a में सबसे बड़ी पावर है a की पावर 3। तो ये आपको ऐसे लिखना होगा। जब एचसीएफ निकालते हैं सबसे छोटी पावर लिखते हैं और जब यहाँ पर एलसीएम निकालें तो आपको सबसे बड़ी पावर लिखनी है। तो यहाँ पर 18 और 20 का आपसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो 180 आएगा। फिर आपको इसमें चूज करना है a की पावर सबसे बड़ी a की पावर 3 है वो मैंने लिख दी, और b की पावर सबसे बड़ी b की पावर 4 है तो वो मैंने लिख दी। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एलसीएम देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला मैच कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो आप लोग अगर हिंदी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड हिंदी से, तो कृपया करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंदी देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी क्वेश्चनों को समझने के लिए। आप इनकी हिंदी जरूर देख लें। इतनी ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं, आप लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। आपने हिंदी देख ली होगी, अब यहाँ पर इंग्लिश पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है जो एडी है वो त्रिभुज एबीसी की यहाँ पर मीडियन है। तो इसके आपके त्रिभुज के आपको यहाँ पर वर्टेक्स भी दिए गए। तो आपसे यहाँ पर एडी की लेंथ पूछ रहा है कि एडी की कितनी लेंथ होगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसका आपको डायग्राम जनरेट कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 0 पॉइंट यहाँ पर होगा, सी हमारा सी वाला यहाँ पर होगा और बी 6.4 समथिंग मेरा यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 5 और -6 यहाँ पे नीचे जाएगा। तो ये आपका त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए है। तो यहाँ पर पूछ रहा है एडी। तो एडी को यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर वो निकालना है लेंथ। आप ये डायग्राम ना भी बनाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। सबसे पहले आप लोग ऐसे ही बना लीजिए त्रिभुज को इस प्रकार से। तो ए यहाँ पर लिख देंगे, बी यहाँ पर लिख देंगे, सी यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको एडी की यहाँ पर मीडियन की लेंथ पूछ रहा है कि मीडियन की लेंथ कितनी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वैसे वैसे कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपके जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो आपके 6,4 हैं, और जो सी के कोऑर्डिनेट हैं वो आपके 0,0 हैं। सबसे पहले आपको BC का मिड पॉइंट निकालना है। तो BC के मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1/x2 ये होता है y1 + y2/2। ये आपका मीडियन का फार्मूला होता है। तो इसके हमारा 6,4 है कोऑर्डिनेट, इसके हमारे 0,0 है, सी के कोऑर्डिनेट हमारे 0,0 हैं। जब आप इसका मीडियन निकालेंगे तो आपका मीडियन निकल के आएगा 3,2। कितना निकल के आएगा 3,2। और आपके ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे हैं
5, हमारे ए के कोऑर्डिनेट हैं। अब आपको ए और ये मिड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को निकाल लेना है, वही आपकी एडी की लेंथ हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को एडी की लेंथ जब निकालेंगे तो आपकी एडी की जो लेंथ है √68 निकल कर आएगी। कितनी निकल कर आएगी? √68 निकल कर आएगी। इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगाने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर आप लोग मुझे इस दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। बाकायदा आप लोगों को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर ही मुझे भेजना है कि सर मुझे अब सेट जरूर बताना है कौन सा सेट था। ऐसे मैं क्वेश्चन को कहाँ ढूंढूंगा? तो आप सभी लोग सेट जरूर बताएंगे कौन सा सेट था और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, MCQ है, जो भी आपका है वह पूरी डिटेल के साथ मुझे बताएंगे। मैं आपको उसका जो क्वेश्चन का हल होगा वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसकी जो हमारी लेंथ आएगी √68 यूनिट निकल कर आएगी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो यहाँ पर कह रहा है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इक्वल टू एम। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज। तो यहाँ से आपको वैल्यू करना का आपका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला होता है। सभी को इस फार्मूले के बारे में पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक आपका रूल लग जाता है स्क्वायर डिफरेंस का, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद एक ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर में 1। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सेक थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू दी गई है, m दी गई है। जब आप m को इधर भेजेंगे तो आप ये जो m है आपका अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1/m बन जाएगा। तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/m। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1/m, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है फ्रॉम द डाटा। फ्रॉम द डाटा आपको दिया गया है, कह रहा है ऑल द इवन नंबर्स। आपको जितनी इसमें इवन नंबर्स हैं वो सारी की सारी आपको रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पर कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम प्राइम नंबर फ्रॉम रिमेनिंग इज। तो यहाँ पर कह रहा है जितनी भी इसमें प्राइम नंबर बचेंगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। यहाँ पर पूछा जितनी भी हमारी प्राइम नंबर्स बचेंगी तो उसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर जितना डाटा दिया गया 1, 1, 4, 7, 9, 16 और 21 और 25, यहाँ पर आपको करना क्या है, जितने भी आपके यहाँ पर इवन नंबर्स हैं वो आपको सभी के सभी रिमूव कर देने हैं। अब यहाँ पर आपको इवन नंबर को रिमूव कर देना। तो हमारा इवन नंबर 4 है, ये भी कट हो जाएगा। इसके बाद इवन नंबर हमारा 16 है, ये भी कट हो जाएगा। तो अब आपके सामने इतने नंबर बचे हैं तो आपको इतने में से प्रोबेबिलिटी बतानी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर कितने, इतने में केवल 7 ही हमारा प्राइम नंबर है और कुल हमारे नंबर कितने हो जाएंगे 5। 1, 2, 3, 4, 5। पूछी किसकी प्रोबेबिलिटी? द प्राइम नंबर्स की पूछेगी। तो यानी कि 1/5, 1/5 ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/5। समझ गए हो आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है फॉर सम डाटा x1 x2 xn विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 fn द वैल्यू ऑफ सिग्मा n से लेकर 1 से n fi इसके ब्रैकेट xi माइनस के सिग्मा x बार इज इक्वल टू। तो इसका आंसर आप लोगों को लर्न कर लेना है। ये क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा लेंथी है, पर ये क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं तो आप इसको याद रखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो लगाने को तो क्वेश्चन लोग कई बार लगा सकते हैं, पर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं ताकि वो बच्चे स्टूडेंट जितने वो क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। तो ये डाटा सभी लोग याद कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा 0 होगा। आप लोग इसको ज़रूर याद कर लें। ये आपकी परीक्षा में 2 टाइम्स पूछा जा चुका है। तो सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे।
ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर कह रहा है जिसके हमारे जीरोज हैं वो पॉलिनोमियल द ट्वाइस जीरोज ऑफ इसके। तो इस वाले पॉलिनोमियल जो जीरोज हैं हमारे वो इसके ट्वाइस हैं। तो द वैल्यू ऑफ पी आपसे पूछ रहा है। तो वैल्यू ऑफ पी यहाँ पर आप लोगों को निकालनी है। तो यहाँ पर कह रहा है द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 6 द वैल्यू ऑफ p इज। तो यहाँ पर करना क्या आप लोगों को, इसके आपको शून्य यानी कि इसके 2 गुने के बराबर हैं। तो आपको करना क्या, ट्वाइस मतलब इसके हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको द सम ऑफ जीरोज निकाल लेना है दोनों के पॉलिनोमियल का। तो आप निकालेंगे तो क्या होता है द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर माइनस के कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, माइनस के पी अपॉन में हम लोग एक्स का कॉफिशिएंट लिखते हैं तो अपॉन 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इस वाले पॉलिनोमियल का आपको ट्वाइस करना है। ठीक है, ट्वाइस जब कर देंगे अब आपको यहाँ पर द सम ऑफ जीरोज लिखना है। माइनस के 5 माइनस माइनस का हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने +5 लिख दिया। अपॉन में आप जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वही आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4 है तो अपॉन में 4 लिख देंगे। अब ये हमारा इससे कट जाएगा तो यहाँ पर 5.2, यहाँ पर माइनस चिन्ह यहाँ लगा तो इसको हम यहाँ पर भेज देंगे। तो पी की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस के 5.2 निकल कर आ जाएगी। कितनी निकल कर आ जाएगी, माइनस के 5.2 हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे साथ करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन आपको यहाँ पर दो यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x, -5, इसके बीच का आपको यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अंडर रूट इनका आपको सूत्र का वो लगाना है फार्मूला, यानी कि 3x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद 5 + 5 का ऐसे स्क्वायर बराबर आपको लिख देना है 15। इसके बाद आपको बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जहाँ पर आपकी एक्स की 2 वैल्यू यहाँ पर आएंगी, वो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है तब आपकी वो वैल्यू निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व अवश्य करें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जो एक्स की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, एक आपका निकल के आएगा -12, दूसरा निकल के आएगा आपका -18। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इन एंगलों को एज्यूम भी कर सकते हैं, आप इनको एंगल को मान भी सकते हैं। तो हम इसको मानेंगे। तो मैंने यहाँ पर अल्फा बराबर 45 मान लिया, बीटा बराबर भी मैंने 45 ही मान लिया। तो हम देखते हैं क्या इक्वेशन को इसको यहाँ पर वेरीफाई करता है या नहीं करता है। आप यहाँ पर 60 या 30 कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा को ऐसे 2 एंगल मानने जिनकी वैल्यू का जो सम है वो हमारा 90 हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 45 मान लिया। तो इसको ये हमारा कर देगा संपूर्ण, यहाँ पर कि ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अल्फा 45 रखेंगे, बीटा की जगह भी 45 रख देंगे, यानी कि कॉस फिर जो 90 आ जाएगा 90 के 2 से भाग देंगे तो हमारा कॉस 45 ही बचेगा। फाइनली हमारी कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है आप सभी लोग जानते हैं, 1/√2 हमारी कॉस 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है एक आपको सॉलिड स्फीयर दिया गया है जिसको आपको यहाँ पर ये आपका एक सॉलिड स्फीयर था, इसको आपको 2 सॉलिड स्फीयर में कट कर दिया गया है, इसको ऐसे ऐसे कट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इसका रेशियो पूछा गया, इसका हमारा रेशियो कितना। आपको सबसे पहले द सरफेस ऑफ स्फीयर का निकालना है, फिर आपको दोनों के सम का सरफेस निकालना है, फिर आपको उसका रेशियो बताना होगा। तो हमारा जो स्फीयर का सरफेस क्या होता है 4πr² होता है, और यहाँ पर हेमी स्फीयर का हमारा
जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 3πr² होता है। इसका कितना हो जाएगा 3πr²। अब आपसे रेशियो पूछा गया तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा 6πr² बन जाएगा। ये हमारा 4πr² है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है दैट टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। अगर इन दोनों को साथ में ले लें, ठीक है, दोनों के जो सरफेस है हम दोनों को साथ में ले लेते हैं, फिर हम उसको कंपैरेटिव में हम लोग स्फीयर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर जब आपको स्फीयर के साथ पूछा गया तो आपको सबसे पहले द सरफेस ऑफ टोटल स्फीयर मतलब द सरफेस ऑफ एरिया स्फीयर वो हमारा कितना होगा 4πr²। द सरफेस ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर वो हमारा कितना हो जाएगा 3πr² और प्लस 3πr²। तो ये हमारा ऐड बन के हो जाएगा 6πr²। अब आपको करना क्या है 4πr² अपॉन में 6πr², आपको पाई² कट कर देना है। इसके बाद 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2:3 हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कह रहा है कि द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो डाटा अरेंज में क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है हमारी मीडियन। क्या कहलाती है मीडियन कहलाती है। इसको भी आंसर आपको सभी स्टूडेंटों को इसको याद करके रखना है। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग बात करेंगे। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन। यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग जो सबसे अधिकतम जो आपका कोन होगा उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे कवर करेंगे। अगर उसकी जो यहाँ पर क्यूब की जो एज है वो 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कह रहा है कि एक जो आपके सामने जो क्यूब है उसकी जो एज है हमारी 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है मैक्सिमम हमको वॉल्यूम चाहने के लिए हमको इसका कितना एरिया लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना एरिया लेने के लिए हमको कितनी ऊंचाई का क्यूब लेना पड़ेगा, कितनी हाइट का हम लोगों को इसका क्यूब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ, जैसे कि ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, आप लोग इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने मैच कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसका जो ये बेस है इसको ये क्यूब है तो इसकी 2 सेंटीमीटर ये भी हो गई। अगर मैं ऊंचाई के बराबर का अगर इसके अंदर एक मैं कोण बनाता हूँ तो ये मान के चलिए, और मैं आधार को भी जो आपका बेस है उसको भी मैं यहाँ पर 2 पर ही लेता हूँ। पूरा जो डायमीटर आपका 2 लेता हूँ, हाइट भी आपकी 2 लेता हूँ, तो आपका जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका एक कोण बन जाएगा। तो इसकी हमारी डायमीटर 2 है, यानी कि रेडियस हमारी 1 हो जाएगी और जो हमारी हाइट है वो 2 हो जाएगी। तो अब आपके सामने वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या, कोण का आपको यहाँ पर क्या निकालना है वैल्यू। तो 1/3 πr²h ये हमारा फार्मूला होता है। 1/3 πr²। आपको h की वैल्यू भी पता है और आपको r की भी वैल्यू पता हो गई। अब आपको करना क्या है, फार्मूले पर आपको वैल्यू रख देनी। 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। और h की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, कितनी थी 2 थी, कितनी थी 2 हमारे पास वैल्यू थी। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2π/3 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं तो आप लोग क्वेश्चनों को प्लीज़ हिंदी में ज़रूर देख लें। वैसे मैं साथ साथ में आपको हिंदी में भी समझाते जाता हूँ, तो सभी लोग इसको आराम से समझते जाएंगे और करते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चनों को हिंदी में ज़रूर देख लें अगर हिंदी बोर्ड से हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कह रहा है कि 2 डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस इतना। तो यहाँ पर कह रहा है कि
आपको यहाँ पर 2 डाइस आपको एक साथ रोल करने हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी, जो उनका जो 2 डाइस का जो सम है वो 2 रहे या 3 रहे 5 रहे, इतने का मतलब सम रहेगा, आपको वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास 2 डाइस हैं तो आपको दोनों डाइस को यहाँ पर रोल करना है। तो जहाँ पर जो डाइस आएँगे आपके सामने उनका या तो सम आपका 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सम है 2, 3, 5 में से कोई भी होना चाहिए। तो आप कितने ऐसे पेयर बना सकते हैं, वहीं पर इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं, जब आप किसी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को मतलब कि जब किसी भी डाइस को आप यहाँ पर फेंकते हैं तो आपकी जो कुल यहाँ पर 2 डाइस को फेंकने पर कुल जो हमारे टोटल इवेंट बनते हैं वो हमारे 36 बनते हैं। कितने बनते हैं? 36 बनते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको 2 सम लाने के लिए आपके पास कौन कौन से डाइट होने चाहिए। डाइस या तो 1, 1 हो जाए, यही आपके पास है। 3 होने के लिए आपके पास 1, 2 या 2, 1 हो सकता है। 5 होने के लिए आपके पास 1, 4 हो सकता है, या 4, 1 हो सकता है, या 2, 3 हो सकता है, या फिर आपके पास 3, 2 हो सकता है। और भी क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इतने आपके पास टोटल यहाँ पर ये इवेंट हो जाएंगे जिनके लिए आपको सम 2, 3, 5 आ सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर पूरे काउंट कर लीजिए कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आपके पास 7 ऐसे इवेंट हैं जिनका आपका जो सम है 2, 3, 5 आ जाएगा, और आपके पास टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे 36। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/36 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी आसान है। आपको करना क्या है, आपको सर्कल का यहाँ पर सर्कल आपको एक दिया जाएगा। सर्कल का सेंटर आपको यहाँ पर 2, 0 दिया गया है। इसके बाद आपको एक डायमीटर भी दिया है। डायमीटर का आपको एक यहाँ पर सेंटर दिया गया, आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो आपको करना क्या, आपको इसको XY मान लेना है। इसके बाद आप लोगों को इस पर मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है? मिड पॉइंट का फार्मूला लगा देंगे, यानी कि 6x+/2 बराबर में 2 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर 0+y/2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये आपके यहाँ पर 0 लिख देंगे तो y की वैल्यू तो आपको 0 आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -2, और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो आपके C वाले कोऑर्डिनेट मैच हो जाएंगे, -2, 0। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है, इन द फिगर ग्राफ्स टू लीनियर इक्वेशन आर शोन, आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर आपको लाइन दिखाई गई है, क्या ये लाइन यूनिक हल देंगी, या फिर कंसिस्टेंस इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन देंगी, या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी, या इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय स्टैंडिंग दीज लाइन्स। तो यहाँ पर आज इसको यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पर ऐसा नहीं दिखे तो आप लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो, ये लाइनें एक दूसरे को एक जगह कट करती हैं, यानी कि इसके पास जो सलूशन है वो यूनिक सलूशन है, यानी कि इसके पास एक अपना यूनिक सलूशन है। अगर कोई लाइन एक जगह कट करती हैं तो उनके पास एक यूनिक सलूशन होता है, यानी कि वो लाइनें एक दूसरे पर यूनिक सलूशन देती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19, 20 आते हैं, जो आपके यहाँ पर आपको रीजन और स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर सर्कल इज आर पैरेलल, डायमीटर ऑफ सर्कल द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये बात यहाँ पर कह रहा है, अगर कोई सर्कल का जो मैं डायमीटर मिला दूँ उस पर मैं टेंजेंट खींचूँ तो वो टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो बिल्कुल बात सही है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जो डायमीटर होती है वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई भी यहाँ पर, बट यहाँ पर जो रीजन है वो इसकी एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है, इसके बारे में इस पर कोई इसका यहाँ पर रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे स्टेटमेंट तो सही है, स्टेटमेंट भी हमारा सही है और रीजन भी हमारा सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जो यहाँ पर हमारा रीजन है वो स्टेटमेंट की सही यहाँ पर रिलेशन नहीं दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ एजर्सन स्टेटमेंट आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस बाई एक्सिस एट ओनली एट पॉइंट बी पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर जो हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अगर कोई एक्स एक्सिस को एक ही जगह मतलब कि अगर टचेस करता है तो वो क्या पॉलिनोमियल नहीं है। इनका मतलब कहने का है, देखो लिखा है द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा तो नहीं है, हो सकता है इसके एक ही जीरो जो वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो ये हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम लोग पढ़ते हैं रीजन। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन कैन हैंड में मोस्ट जीरोज। ये बिल्कुल बात सही कह रहा है, क्योंकि जितनी भी आपकी डिग्री होगी उतने आपके यहाँ पर जीरोज होते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कितनी हमारी डिग्रियां होती हैं। तो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस यहाँ पर 6 कर दिया, तो यहाँ पर इसकी जितनी अधिकतम पावर होगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं। इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा एजर्सन है वो तो गलत है, जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा रीजन है वो हमारा बिल्कुल ट्रू है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजर्सन हमारा फॉल्स है पर हमारा रीजन है वो ट्रू है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट पर आएंगे। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से वो क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं आपको हिंदी तो एक साथ पढ़ के नहीं बता पा रहा हूँ। तो आप लोग इनको एक बार देख लेंगे। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। मैं काफ़ी धीमे धीमे से आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ लें। अगर आपको हिंदी कोई समझ नहीं आती तो पीछे बैक कर भी देख सकते हैं आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसे ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश मीडियम पर आ गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है द सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन, आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कह रहा है सॉल्व द क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पर आप दोनों क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, ये तो क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। 7x माइनस के 2y इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15, सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी। जिसकी भी वैल्यू सही होगी तो मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा कि किसकी किसकी वैल्यू यहाँ पर सही है। सभी लोग अपनी अपनी वैल्यू को यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कह रहा है कि इन द पैक ऑफ 25 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड मतलब खो गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड ड्रॉन रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्वीन इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारा जो कार्ड खो गया वो ब्लैक कार्ड था। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है द क्यून कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताने की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्यून कार्ड की आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्यून कार्ड की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो आपको पता है इन अ पैक 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, अ कार्ड्स ड्रॉन बाय रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज क्यून हर्टेड फ्रॉम द ब्लैक कार्ड। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है कि एक कार्ड हमारा खो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड कितने बचेंगे, 51 कार्ड बचेंगे। 51 कार्ड बचेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा क्यून हार्ट। तो क्यून हार्ट का मतलब कि आपको क्यून ऐसी बने मिलेगी ऐसी, और हार्ट आपका ये मिलेगा। तो आपके ये हमारे पास कितनी होती है क्यून हार्ट, यानी कि दिल वाले की क्यून कितनी होती है, 1 होती है। तो 1/51। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है। 23 में आपको करना क्या है, cos 45 की वैल्यू रख देनी है, sin 30 की वैल्यू रख देनी है, cos 30 की वैल्यू रख देनी है। इसके बाद इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर 4 निकल कर आ जाएगा। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में। इसके बाद बी में क्या करना, बिल्कुल सेम बात है। आपको ए की जगह 60 रख देना है, बी की जगह 30 रख देना है। फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोनों पक्षों में आपका आंसर 1 1 निकल गया, इधर भी 1 इधर भी 1 आना चाहिए, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो इधर भी आपका 1 ही आएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने को मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने यही क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ABD ये वाला आपका ट्रायंगल, और ट्रायंगल CBD आपका ये वाला ट्रायंगल, इसमें जो ट्रायंगल है आपको यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर ये डायगोनल है, ये एंगल को बाइसेक्ट इक्वल पार्ट में कर रहा है। तो यहाँ पर एंगल जो 3 है वो 4 के बराबर होगा, 1 है वो 2 के बराबर होगा। यहाँ पर लिखा भी है कोऑर्डिनेटर डायगोनल BD बाइसेक्ट BND, एंगल BND को वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जब दो एंगल दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सिमिलर भी हो जाएंगे। और ये जो हमारे अगर नेक्स्ट में आप अगर इस साइड को दोनों में बता देंगे कॉमन, तो ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वांग समता नियम। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसको भी, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनकी हम लोग साइड भी इक्वल बता सकते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट वाला, और क्लास 10th में आप लोग सिमिलरिटी के नियम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आप खुद से कर सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट, आपको सिद्ध करना है कि ये नंबर हमारा इरेशनल। इसके बाद सेकंड और में कह रहा है ये आपको सिद्ध करना है, सो दैट करना है कि हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए आपको करना क्या है? कंपोजिट नंबर होने के आपको इसको चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन C है। तो सेक्शन C में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर कह रहा है फाइंड द रेशियोज, द पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, आपको यहाँ पर दो लाइन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप बताना द वैल्यू ऑफ K। तो यहाँ वैल्यू ऑफ Y की वैल्यू बतानी, Y की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, एक आपके सामने यहाँ पर लाइनिंग है, वो लाइन यहाँ पर आप को 1,2 और 2,3 है। इसका जो पॉइंट है वो 8.5 इंटू में Y है। यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको रेशियो बताना है किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसके रेशियो निकालेंगे, बाद में आप इसके बाई का मान निकालेंगे। सबसे पहले अगर रेशियो पता चल जाए किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तभी तुम इसकी वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे के रेशियो 1 में इसको डिवाइड करता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या, आपको एक लाइन बना लेनी ए और बी। यहाँ पर आपको जो पॉइंट है वो पी मान लेना है। आप डायग्राम ऐसा बना लेंगे तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, वरना आप फिर समझ नहीं पाएंगे। तो आपको ये डायग्राम बना लेना है। अब इसको हटा देते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आप समझ जाएंगे कि जो लेट है, लेट AP रेशियो PB, हमारा रेशियो कितने हो जाएगा, के रेशियो 1 है। तो आप यहाँ पर इंटरनल रेशियो का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे। तो 2K + 1 अपॉन में K+1, ये आपका इंटरनल रेशियो का फार्मूला होता है, बराबर 8/5। ये आपकी वैल्यू 8/5 है। ये मैंने वाई एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दिया है। तो यहाँ पर हमारी K की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2, हमारी K की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि जो K के रेशियो हमारा था, जो हमारा रेशियो है वो 3:2 निकल कर आ जाएगा। हमारा मैंने माना क्या था, K रेशियो 1 माना, तो 3/2 रखेंगे। अब यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 यानी कि 3:2 हमारे इसके रेशियो आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, बाई कोऑर्डिनेट का लगा देना है। फार्मूला होता क्या है, AMX2 + N/1 ये होता है, सभी को पता है। तो इसके इक्वल में आपको y था तो मैंने y मान लिया। AM की वैल्यू आपको पता 3 है, y की वैल्यू आपको यहाँ पर अपने ये वाले रेशियो को यूज करना है, ये जो रेशियो लिखे हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 13/5, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। आपका जो यहाँ पर इंटरनल जो सूत्र वो होता है हमारा फार्मूला, वो होता है हमारा MX2 + NX1 अपॉन में M+1, कॉमा M/2 + N/1 अपॉन में N+1। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का मैंने यूज किया है। इसके बाद यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर बी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको आंसर मुझे पूछ सकते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी नंबर बता दिया, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आप लोग जो बच्चे हिंदी मीडियम से, वो हिंदी भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर आप खुद से रीड कर लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आपको क्वेश्चन खुद से रीड करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका एचसीएफ निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ रूम्स, पूछ रहा है कितने रूम की आवश्यकता होगी। अगर आपके टीचर्स हैं हिंदी फ्रेंच टीचिंग जो पढ़ाते हैं, तो कितने रूम की मैक्सिमम आपकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 48, 80, 144 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा निकल जाएगा 16 है। अब हमारे जो यहाँ पर फ्रेंच हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हैं, फ्रेंच हमारे 48 पढ़ाते हैं, तो 48 स्टूडेंट के लिए कितने रूम होने चाहिए, ताकि इक्वल सभी में यहाँ पर सेम टीचर आ जाएं। कोई भी टीचर फ्रेंच वाला हिंदी वाले में नहीं जाना चाहिए, इंग्लिश वाला नहीं जाना चाहिए। तो 16 का डिवाइड कर देना है 48 में। इसके बाद 80 का डिवाइड कर देना 16 में, 16 में 144 का डिवाइड कर देना। जब इसको यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो आपके टोटल जो रूम है वो आपके 17 निकल के आ जाएंगे। 17 रूम होने चाहिए इन सभी टीचर्स के लिए, ताकि कोई भी टीचर एक दूसरे सब्जेक्ट में कंबाइंड ना हो सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको यहाँ पर जो दिया गया, इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना होता है इस वाले क्वेश्चन के इक्वल में। तो आपको करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन को सभी को आपको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। सभी को आपको यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे करना है। तो आप लोगों को इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर स्क्रीन में जैसा शो हो रहा है आपको सेम इसी तरीके से लगाना है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप फिर भी मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में नंबर दिया था, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 3 years ago रश्मि was thrice as old as Nazma. 10 years later रश्मि will be twice the old of Nazma. Now the रश्मि and Nazma, मतलब कि आपको प्रेजेंट एज बतानी है। रश्मि और नाजमा की आपको प्रेजेंट एज बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग मान लेते हैं कि नाजमा और हम लोग रश्मि की प्रेजेंट आए, तो हम लोग रश्मि की प्रेजेंट आए एक्स मान लेते हैं और नाजमा की हम लोग प्रेजेंट जो एज है वो वाई मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 3 years एगो, मतलब कि 3 years एगो हम लोग बात करें तो एक्स माइनस के 3 वाई माइनस के 3। तो यहाँ पर कह रहा है रश्मि की जो एज है वो, जो यहाँ पर कह रहा है कि नाजमा की जो एज से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो इसको मतलब कि कह रहा है कि 3 गुनी, तो इसके बराबर 3 रख देंगे। इसके बाद इक्वल, तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। पहला हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा एक्स माइनस के 3 प्लस के 6 इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर कह रहा है 10 years लेटर, तो एक्स प्लस 10 वाई प्लस 10। अब यहाँ पर कह रहा है जो रश्मि है वो नाजमा की जो एज से ट्वाइस हो जाती है, तो आपको ट्वाइस कर देना है। अब आपका जो नया इक्वेशन बन जाएगा एक्स माइनस के 2 वाई माइनस के 10। तो ये आपके दो इक्वेशन बन गए। अब आपको दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आपके सामने 42 ईयर्स आएगी। वाई की जो एज है वो हमारी 16 ईयर्स निकल के आएगी। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग पढ़ लीजिए। 30A और 30B दोनों क्वेश्चन को आप खुद से रीड करना है। ये कोई क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं फिगर, आपको फिगर दिखाएगा। ए बी है जो सर्कल की डायमीटर है, सेंटर ओ है। और यहाँ पर जो कह रहा है ए क्यू जो है वो हमारी बी पी एंड पी क्यू आर टेंजेंट है। ये सारी क्या है, टेंजेंट है। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू जो होगा, एंगल पी ओ क्यू, ये जो हमारा एंगल है ये 90 होगा। ये आपको प्रूव करना है। इसके बाद सेकेंड में यहाँ बी में कह रहा है कि एक आपको सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, उसकी हमारी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कह रहा है इंस्क्राइब, जो कि अंदर, इसका मतलब होता है इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर बना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के अंदर बना है, ABCD कोऑर्डिनेटर के अंदर बना है। यहाँ पे कह रहा है कि PQ जो RS हैं इसके जो पॉइंट हैं इसके हमारे कॉन्टेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर कह रहा है इफ़ AD इज परपेंडिकुलर, जो AD है, AD इस पर कैसा है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखो दिखाया भी गया है, टू DC, DC पर कैसा है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या जो BC की जो लेंथ है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है। BC की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। BS की जो लेंथ है हमारी, BS की जो हमारी लेंथ है वो हमारी लेंथ 24 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ DC, तो DC की लेंथ कितनी होगी, DC, तो ये हमारी रही DC। तो यहाँ पर आपको DC की लेंथ पूछ रहा है कि DC की लेंथ कितनी होगी। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको मैं बताना कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोग ए वाले का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपको कैसे प्रूव करना है, यहाँ पर मैंने बाकायदा बता रखा है। तो आप इसको समझेंगे। सबसे पहले AOQ एंड ROQ को सबसे पहले आप लोग कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूव करेंगे, इसके बाद देन आप ये बात कह पाएंगे। इसी प्रकार आपको ये कॉन्ग्रुएंट करना, देन आप ये बात कह पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पता है एंगल AOR, एंगल AOR जो ये वाला सम है, एंगल प्लस ROB ये वाला, इनका जो सम होगा हमारा 180 हो, क्योंकि एक लाइन है हमारी। इसके बाद आप लोग इसके बाद आप जिसकी वैल्यू है 2 गुने के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करने के बाद आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 90 अप्रूव हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर लगा लें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है समझने में तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके बाद और जो हमारा और वाला था, तो और वाले को आप इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे कि आप किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि आपको यहाँ पर PQ ये जोड़ना है, तो आपने जोड़ दिया होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको BR BS 24, जो हमारी BR है BS 24, क्योंकि जो हमारी टेंजेंट होती है ये वाली आपस में इक्वल होती है, ये हमारी 24 है तो ये भी 24 होगी। और जो हमारी CR है, CR हमारी कितनी बचेगी, 30, तो हमारी कितनी थी, तो CR हमारी थी 30, तो ये जो हमारी 24 होगी तो ये हमारी 6 बची, कितनी बची, 6। तो CQ भी हमारी ये कितनी हो जाएगी, CQ भी हमारी ये हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब हमारी ये 6 हो जाएगी, देन आपको करना क्या है, DQ जो हमारा है, DQ इक्वल टू OP, जो DP है ये हमारा OP के इक्वल होगा। अब देखो ये इसके इक्वल होगा, मतलब कि यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा कितना 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो DC की लेंथ हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमारा सेक्शन D क्वेश्चन नंबर 31, 32, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आप नहीं लगा पा रहे हैं वो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसके बाद आप लोग देखते नहीं हैं। अगर आपको यहाँ पर पूरा हल चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर हमें इसका पूरा सलूशन चाहिए, तो हम आप लोगों को सैम्पल पेपर में इसका पूरा सलूशन दिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन देख लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग मुझसे दिए हुए नंबर पर पूछ सकते हैं। हम आपको बाकायदा इसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आपको थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। अब आपको इतने क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम के हैं। अब यहाँ से आपके हिंदी में आ जाएंगे, जो हिंदी बच्चे हैं तो हिंदी में देख सकते हैं। काफ़ी आसान है, इतने कठिन नहीं है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर, आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाते तो इस नंबर पर आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको सलूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था हमारा आज का पेपर जो कि मैथमेटिक्स का था। तो आप लोग इसको सभी लोग अच्छे प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आप सभी लोग इसको ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सारे दोस्त इसको पढ़ सकें। आप सभी क्वेश्चनों को ईमानदारी के साथ लगाएंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आप ईमानदारी से नहीं लगाएंगे तो ये यकीन मानिए आपका जो रिजल्ट है बेकार हो जाएगा। अपने पढ़ाई के साथ ईमानदारी ज़रूर रखें। पढ़ाई के साथ कोई भी यहाँ पर टाइम एडजस्टमेंट ना करें। जितना मैंने बोला उतने सभी क्वेश्चन लगाएंगे तो आप यकीन मानो आपके मैथमेटिक्स में कभी भी कंपार्टमेंट नहीं लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम छात्र मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं तो उनकी कंपार्टमेंट लग जाती है। तो आप सभी लोग प्लीज़ इसको पढ़िए और क्वेश्चनों को लगाइए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लगता है तो आपको मैंने बता दिया है, आप उसी नंबर पर मुझे एसएमएस करेंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजें, ठीक है? बगैर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।